नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे संग्रहणी के ऊपर, जिसको सुप्रू कहते हैं, और जैसे कि आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग है। और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपने पढ़ा होगा ना देखा होगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो जो है मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बना रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको इतना लंबा भी नहीं किया है कि आप लोग बोर हो जाएं। तो दोस्तों, जब तक हम, जैसे कि कोई भी रोग है और हम उस रोग का कारण और लक्षण नहीं पहचानेंगे, तो दोस्तों तब तक हम किसी बीमारी का इलाज जो है नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मोटा मोटी तौर पर कहूँगा कि जैसे कि बहुत सारा ऐसा बताया गया है कि, और बताया जाता है कि जैसे कि संग्रहणी के लिए कुटज घनबटी, कुटजारिष्ट, धनिया, हींग, अजवाइन, बेल के पत्ते और भी दूसरे जो हल्के फुल्के नुस्खे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब यहाँ पे चीज़ आती है कि जब तक आप बीमारी को, उसका कारण नहीं जानेंगे और लक्षण नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। और ये जो मैंने दो चार चीज़ें कही, कुटज घनबटी, कुटजारिष्ट, बेल के पत्ते या दूसरी जो नुस्खे हैं, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा कहूँगा। लेकिन पहले मैं संग्रहणी के जो प्रकार हैं, लक्षण हैं, कारण हैं, उनके ऊपर बात करूँगा। तो दोस्तों, संग्रहणी जो है वो 5 प्रकार की होती है। संग्रहणी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, वातज संग्रहणी। तो वातज संग्रहणी क्या होती है? मिथ्या भोजन करने से, यानी कि गलत भोजन करने से और मैथुन करने से, ये हमारी पेट की अग्नि को बिगाड़ देता है, और जिसकी वजह से हमें ये वात संग्रहणी जो है हो जाती है। अब इसकी पहचान क्या है? लक्षण जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं पहचान को, कि लक्षण आपको, यानी कि क्या क्या समस्या आ रही हैं। तो वो लक्षण सुनिए ध्यान से। ये वात संग्रहणी में अन्न जो है बड़ी मुश्किल से पचता है, और जिसकी वजह से भूख कम होती है, और कानों में किसी भी प्रकार की आपको ध्वनि हो सकती है, किसी प्रकार के शब्द की आवाज़ जो है आ सकती है। शरीर में ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां चुभई हो, गुदा में दर्द होता है, और शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ये वातज संग्रहणी के लक्षण हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पित्तज संग्रहणी। पित्तज संग्रहणी किन लोगों को होती है? जो व्यक्ति गर्म, चरपरी, खट्टी चीज़ें अधिक खाते हैं, तो ये चीज़ें क्या करती है कि ये हमारी जठराग्नि को बुझा देती है, और फलस्वरूप हमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति से जो संग्रहणी से पीड़ित है, उसका मल जो है पतला, पीला, नीला, और ये चीज़ें होती हैं। साथ में खट्टी डकारें ज़्यादा आती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, पेट में जलन होती है। ये पित्तज संग्रहणी के लक्षण हैं। यहाँ पे पीछे एक शब्द आया, जठराग्नि। दोस्तों, जठराग्नि किसको कहते हैं? जो हमारी आमाशय होती है, उसके अंदर जो अग्नि है, उसको जठराग्नि कहते हैं। आमाशय के अंदर जो आग होती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ समझा देता हूँ। जब व्यक्ति भोजन करता है, तो जब आमाशय में पहुँचता है, तो पहला जो उसका काम है वो तो हमारा जो मुंह का सलाइवा, वहाँ से ही वो उसका पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन जब आमाशय में भोजन पहुँचता है, तो 5 जूस जो है
जो 5 प्रकार के जूस जो हैं, जो पित्त से निकलता है, लीवर से या फिर जैसे आपके पैनक्रियास से निकलता है, तो 5 प्रकार के जूस जो हैं वो एकदम से वहाँ स्टमक उनको छोड़ देती है, यानी कि स्टमक के भीतर वो आ जाते हैं। अब जो स्टमक के अंदर आते हैं तो वो भोजन को घोलने का काम करते हैं। और स्टमक जो है दोस्तों, ये 7 परतों से बनी होती है। इसकी 7 परतें हैं, होती तो छोटी सी है, जे नुमा, जैसे जे का शेप होता है वैसे होती है। तो अब ये 7 परतों से जब बनी होती है, और ये क्या करती है कि जैसे हमारी चक्की पिसती है, जैसे हम हाथ धोते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये अंदर की जो परतें हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहती, बाहर तो ऐसे रहेंगी लेकिन अंदर की जो परतें हैं वो ऐसे ऐसे चक्की की तरह चलती रहती हैं, जिससे कि भोजन जो है पिस करके पतला होकर के छोटी आंत में चला जाता है। ये इसका मुख्य कारण है। तो जठराग्नि इसको कहते हैं। और ये जो हमारी स्टमक है, जो उसकी 7 परतें हैं दोस्तों, ये इतनी बड़ी, अगर इसको पूरा खोलें तो ये कहा गया है और शास्त्रों में लिखित है चीज़ें, और जो आधुनिक विज्ञान है उसमें भी, कि अगर इसके पूरे फोल्डरों को, पूरी परतों को खोल दी जाए तो आदमी एक चद्दर की भांति पूरे का पूरा उसके अंदर लेट सकता है, मतलब पूरे आदमी को वो चद्दर की तरह कवर कर सकती है, इतने बड़ी परतें होती हैं ये। तो दोस्तों आगे बात आती है कब्ज संग्रहणी। जो व्यक्ति चिकना भोजन, भारी भोजन और ठंडा भोजन करता है, उसको कफ की संग्रहणी होती है, यानी कि कफज संग्रहणी होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ उसको, किसी व्यक्ति को यहाँ जैसे दर्द महसूस होगा, पेट में अफारा होगा, उल्टी को मन करेगा, मुख मीठा हो, जो मुख का स्वाद है वो मीठा रहता है, जुकाम खांसी, हल्का जुकाम खांसी जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, मीठी डकारें, जो जैसे आदमी डकार मारता है, किसी को खट्टी डकारें आती है, किसी को उसमें किसी प्रकार का खट्टा नहीं है, या मतलब ऊपरा ही डकार आते हैं, तो ये मीठी डकारें ऐसे व्यक्ति को आती हैं। शरीर इसमें कमज़ोर नहीं होता है, भले ही शरीर का बल जो है, ताकत जो है वो कमजोरी आदमी को महसूस हो, लेकिन इसमें आदमी का जो शरीर है वो दुबला पतला नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों आता है सन्निपातज। सन्निपातज संग्रहणी किसको कहते हैं? जिसमें इन तीनों ही वातज, पित्तज और कफज, तीनों ही लक्षण ऐसे व्यक्ति में पाए जाएं, जो मैंने लक्षण बताए, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो सन्निपातज संग्रहणी में आती है। फिर आता है बात सन्निपातज। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो मल है वो सफेद होता है, पतला होता है, चिकना होता है, और म्यूकस आम सहित होता है। और इसकी एक और जो पहचान है, कमर में दर्द रहती है, दिन में पेट को दर्द रहता है, रात को कम हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक और चीज रह जाती है जो इसके साथ अटैच नहीं होती, जो संग्रहणी में चीज नहीं आती है, उसको बोलते हैं अपच। अपच का मतलब है अनडाइजेशन, और ये होता है आपकी जो स्टमक है, जो आपका आमाशय है, उसका कमजोर होना। जब ये चीज कमजोर हो जाती है दोस्तों, तो अनपचा भोजन, जैसे कि खाना खाया या कुछ भी आपने पिया, तुरंत आपको मोशन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि संग्रहणी और अपच का ना कोई भेद जानता है कि कौन सी संग्रहणी है, कौन सा ये अपच रोग है। तो ऐसे व्यक्तियों को पित्त की वजह से दोस्तों कई मतलब जो अपना संग्रहणी रोग है वो बाई टेंशन भी होती है, भय से भी होती है, डर से भी होती है। लेकिन जब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, ऑफिस में बैठा है, किसी के सामने बैठा है, तो उसको यही डर लगा रहता है, यही चिंता रहती है कि मैंने बस में सफ़र करना है,
कहीं बीच में मोशन ना आ जाए, क्योंकि सिंगरेणी में कभी भी आपको मोशन बन सकता है। कहीं आप बैठे हैं किसी ऑफिस में, कोई आपके सामने बैठा है, आपको यही डर लगा रहेगा या चिंता हो जाएगी कि अब ये आदमी बैठा है, कहीं मुझे मोशन ना आ जाए। तो इस स्थिति में जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वो ऐसे व्यक्तियों को फिर साइकिक जो मेडिसिन है वो लगा देते हैं, जबकि वो साइको नहीं है। ये भी ध्यान से सुने, ये साइको की बीमारी नहीं है, लेकिन आदमी साइकिक इसलिए हो जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है सुबह और मान लिया 4-5 घंटे बस में सफ़र करेगा, तो सिर्फ उसको डर और चिंता इसी बात की सताएगी कि कहीं बीच में मोशन तो न आ जाए, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो इस करके वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइकिक जो मेडिसिन है वो लगा देते हैं, ताकि आदमी जो है वो उतना भय या इतना चिंता ना करे। तो दोस्तों अब बात आती है, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे जुड़ जाता हूँ। एक जठराग्नि होती है और एक मदाग्नि होती है। मदाग्नि जो होती है दोस्तों वो अपचन, अनडाइजेशन, कब्ज, ये इन चीज़ों से जुड़ी है। जठराग्नि सिंगरेणी को उत्पन्न करती है और मंदाग्नि जो है वो आपके जो ब्लड शुगर है, मधुमेह रोग जो है उसको उत्पन्न कर देती है। ये बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन भेदों को कोई नहीं खोलता। लिखने को मैं भी लिख दूंगा, 1 गिलास चाय से या एक गिलास में ये डाल दीजिए, थोड़ा सा ये डाल दीजिए, ठीक हो जाएंगे 2 घंटे में, 5 दिन में, 10 दिन में। लेकिन हर एक बीमारी का कारण और लक्षण जाने बिना जब तक आप ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन वो बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। जड़ से तभी जाएगी जब आप कारण और लक्षण के आधार पर किसी दवाई का चयन करेंगे या दवाई लेंगे। अब आती है दोस्तों बात, बहुत सारे लोग जो है कुटज घनबटी। कुटज घनबटी जो होता है दोस्तों वो इंद्रजौ से बनती है, क्योंकि इंद्रजौ को कटुज कहा गया है और इंद्रजौ से ही कुटजारिष्ट बनता है। अब किन लोगों को ये सूट करती है, किन को नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा एक तजर्बा है, ये व्यक्ति को वातज सिंगरेणी में ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मतलब इसका फ़ायदा हो पाता। अब इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आप दाढ़ी मास्टिक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, बेल के पत्ते या हींग हो गया, अजवाइन हो गई। तो दोस्तों ये जो जितने भी नुस्खे हैं, हम भी ऐसे नुस्खों को जानते हैं, लेकिन इनका सिंगरेणी से कोई मतलब नहीं है। ये सिंगरेणी को कभी ठीक नहीं कर सकते। हालांकि ये जो आपकी डायसेंट्री की समस्या यानी कि आपके मोशनों की समस्या, लूज मोशन की समस्या, थोड़ा उसको रिड्यूस समस्या कर देंगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा भेद है दोस्तों। अब इसमें रुकावट के लिए मैंने एक जनरल जो फार्मूला बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि आप नारियल के खोपड़े को जला करके उसकी राख को 1 छोटा चम्मच छाछ के अंदर डाल करके पी सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। हालांकि बेशक ये आपको फॉरएवर ठीक करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन जितने भी मैंने फार्मूले पीछे गिनाए आपको उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक आप काम कर सकते हैं, एक चाय का गिलास बनाइए, पत्ती डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, लेकिन उसके अंदर दूध मत डालिए। और जो भी सिंगरेणी का पेशेंट है, अगर कोई चाय पीना चाहे तो बिना दूध की चाय पी सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन यह नहीं कि आपने बहुत मात्रा में पी ली या आपने 5-7 बार पीना शुरू कर दिया। एक सिंगल टाइम आप इसको ले सकते हैं अगर आपको पीनी ही है तो। और जहाँ तक सिंगरेणी का संबंध रहा दोस्तों, तो दूध इसमें बिल्कुल अवॉइड रहता है। सिंगरेणी में दूध जो है बिल्कुल अवॉइड रहता है। तो दोस्तों ये तो आम घरेलू नुस्खे आ जाते हैं, लेकिन जब एक मेडिसिन तौर के ऊपर दवाई बनाई जाती है तो लक्षण और कारण के आधार पर ही दवाई बनाई जाती है, ताकि मरीज को पूरी तरह आराम मिले और हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।